मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं सब कुछ। नाउ सी दिस, यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर जब लोन पेयर आगे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली लोन पेयर जब आगे मूव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे यदि पॉजिटिव चार्ज आया तो पाई बॉन्ड को अपनी ओर वापस खींचेगा, और पाई बॉन्ड को यदि वापस अपनी ओर खींच रहा है तो इसका रेजोनेंस क्या हो रहा है, रेजोनेंस एक तरीके से हिंडर हो रहा है। जबकि यहां पर यदि आप देखो ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है मतलब ये वाला पार्ट तो रेजोनेंस में भाग लेता नहीं, क्योंकि रेजोनेंस इज अ कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये यहां से यहां जम करेगा, ये यहां से यहां जम कर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो O पे वापस से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो O पर ही नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, O पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डांस बहुत बढ़िया होगा, जबकि यहां पर ये डांस ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज ये O पॉजिटिव जो है इसको वापस अपनी ओर विड्रॉ करेगा। देयरफॉर वी विल से दैट इसमें रेजोनेंस कम मिलेगा, उसमें रेजोनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। और वैसे भी बेटा जरा कॉमन सेंस से सोचो तो O पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जब किसी एलिमेंट पे आता है तो वो एलिमेंट जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और यदि कोई एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो इसका लोन पेयर आसानी से मूव होगा, जबकि ये जो है उतना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ाएगा। देयरफॉर बोथ रीजंस देखो आप तो दैट विल हैव मोर रेजोनेंस व्हेन कंपेयर्ड टू दिस स्ट्रक्चर। नो मैं आपसे और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आप इसको बना लें तुरंत। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये क्वेश्चन है, आप देखें यहां से, यदि यहां से यहां जंप करेगा तो ये यहां से यहां जंप करेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो वैसा ही बनेगा जैसा कि पहले था, मतलब इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। O पे ही नेगेटिव चार्ज है, सो दे बोथ आर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जबकि यहां पे जब ये इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर से इधर शिफ्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज अब कहां पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अब कार्बन पर आ जाएगा। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, and equal resonating structures are generally more stable when compared to unequal resonating structures। इसीलिए बेटा फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है when compared to एसिडिक एसिड इज मोर, और बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक when compared to the फिनॉल, क्योंकि H+ यदि दोनों में लीव कर जाए, यदि दोनों में H+ लीव कर जाए तो एक में बेंजोइट आयन बनेगा और एक में फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन इज लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट बेंजोइट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसीलिए बेटा एसिड्स आर मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू द फिनॉल्स, बिकॉज एसिड्स में आपको इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जबकि फिनॉल के अंदर फिनॉक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, देयरफॉर फिनॉल विल बी लेस एसिडिक। कल जब हम लोग शीट सॉल्व करेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी की, तो उसके अंदर हम लोग निश्चित रूप से इसकी बात करेंगे कि कौन ज्यादा मतलब फिनॉल ज्यादा एसिडिक या कम एसिडिक क्यों है व्हेन कंपेयर्ड टू द एसिड्स। सो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले आप पैकिंग करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने पैकिंग कर ली है। इस स्ट्रक्चर को आप देखें, और इसको आप देखें, तो आप देखेंगे बेटा इधर दो बेंजीन रिंग इधर भी हैं और दो बेंजीन रिंग इधर भी हैं, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ब्लॉक हो गया रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं लगा हुआ दोनों के बीच में, जबकि यहाँ पे 10 एटम पर कंटिन्यूअस रेजोनेंस लगा हुआ है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर्ड टू दिस स्ट्रक्चर। यदि आप शीट में थोड़ा ध्यान देंगे तो यदि ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है,
क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर 10-10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10-10 एटम पर रेजोनेंस चल रहा है, जबकि यहाँ पर सेक्टर्स में चल रहा है, ये अलग है और ये अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूअसली जब रेजोनेंस बड़े एरिया पे एक्सटेंड होगा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा व्हेन कंपेयर टू दीस स्ट्रक्चर्स। नाउ सीरियस, एक क्वेश्चन तुम्हें और दिखाई देगा, जिस क्वेश्चन में कुछ इस हिसाब से, जो मैंने आगे एक क्वेश्चन यूं मिलेगा तुमको, और इस क्वेश्चन में भी अगेन रेजोनेंस एनर्जी पूछा जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी किसमें ज्यादा है। तो अब इस केस में इधर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है और ये दो एटम्स के साथ में हार्डली रेजोनेंस में, तो ऑब्वियसली इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। सो नाउ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास some more questions on acidity and basicity. The last time we discussed the questions on resonance. एक क्वेश्चन लास्ट हमने डिस्कस किया है, इसमें थोड़ा करेक्शन करना। तो एक ये पार्ट था और एक पार्ट था ये वाला, और इसमें पूछा था रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कुछ इस तरीके से आप करें, मतलब समझने के लिए, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम देखते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। लाइक दिस। तो यदि आप यहां पर देखें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है, और ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड चूंकि 6 है, इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो मान आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड पे डिफरेंस आएगा और वहां पे 5 ही बॉन्ड पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज्यादा आएगी और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो कम आएगी ड्यू टू रेजोनेंस। सिंस बोथ स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये स्ट्रक्चर भी इंडिविजुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक है। तो ऑब्वियसली इसमें चूंकि नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग होता है। लास्ट टाइम भी हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में देखा था कि जहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा थे वहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा था। तो चूंकि अफेक्टिवली यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 6 आ रहा है, इसलिए जो ओवरऑल कैलकुलेशन आएगा रेजोनेंस एनर्जी का वो ज्यादा आएगा व्हेन कंपेयर टू व्हेन देयर आर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 5। यदि रेजोनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली रेजोनेंस तो इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सटेंडेड एरिया में रेजोनेंस है, पूरे एरिया में रेजोनेंस ज्यादा एक्सटेंड करता है। यदि इसी में एग्जामिनर क्वेश्चन तुमसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बॉन्ड पूछता तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में पर बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे कम होगा। तो पर बॉन्ड यदि देखोगे आप तो पर बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे कम आएगा, पर बॉन्ड यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा आएगा। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस एक्सटेंडेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओवरऑल डिफरेंस इस स्ट्रक्चर में ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है और वहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5 है। तो 5 बॉन्ड होने की वजह से वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाएगा। यहाँ 6 बॉन्ड है तो पर बॉन्ड यदि डिफरेंस थोड़ा थोड़ा भी मिला तो ओवरऑल डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं बोलूं जैसे मान लो कि इधर पर बॉन्ड डिफरेंस आया रेजोनेंस एनर्जी के कारण, मान लो यहाँ पे डिफरेंस आया 2 किलो कैलोरी का, मान लो, मतलब चलो
कर दें इसको, 5 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस आ गया। तो 6 बॉन्ड के कारण डिफरेंस आ जाएगा 30 किलो कैलोरी का। यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस ज्यादा एक्सटेंडेड है तो यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो मान लो 6 किलो कैलोरी का आ गया, तो टोटल 6 नहीं तो मेरे को थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वहां पे नहीं आ सकता फिगर पे, 5.5 कर देता हूँ इसको। तो यदि ये 5.5 आया तो ऑब्वियस सी बात है कि 5.5 इंटू 5 करोगे तो वो 30 से कम आएगा, तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इस केस में ज्यादा कैलकुलेट होगी, इस केस में कम कैलकुलेट होगी। अब आप मेरे से जरूर ये बात पूछ सकते हो कि सर यहाँ आपने 5 माना है, वहां आपने 5.5 माना है, ये आपको कैसे पता लगा? ये मुझे नहीं पता है, ये तो मैं आपको पोस्ट हाइंडेडनेस में बोल रहा हूँ। मतलब आई नो दैट कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाते हैं तो उसके कारण चीजें ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी हमने देखा था, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने पे चीजें ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई थी, जबकि स्टेबिलिटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हमने देखा था कि जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर थे उनका भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा था यदि उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा थी। सो नंबर ऑफ बॉन्ड विल ऑलवेज मैटर। So in this question, please do make a correction. The resonance energy is more in this structure when compared to this structure. Okay. Now मैंने आपसे प्लस एम और माइनस एम ग्रुप्स डिस्कस किए हैं। There is a question नंबर 56, इसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 56 in your sheet. Which of the following group can participate in resonance with other suitable groups? तो पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है किसी और सूटेबल ग्रुप के साथ में। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 दिया है CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव S। अब बोल रहा है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है किसी और ग्रुप के साथ या नहीं कर सकता है। वैलेंसी चूंकि यहाँ लगी हुई है इसलिए आप इसी ओर से कंसीडरेशन करेंगे कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखें मैं इसको निकालने के लिए क्या करता हूं कि इधर बेंजीन रिंग बना देता हूं, और यदि बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस में हुआ तो इसका मतलब ऑब्वियसली रेजोनेंस में होगा। बेंजीन रिंग ही नहीं, मैं यहाँ पे एक सिंपल डबल बॉन्ड भी बना सकता था, उससे भी देख सकता था, बट मैं हर केस में इसको बना करके देखने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर सकता है और उस समय ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस। कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसका मतलब ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मैं आपको मौका देता हूं, आप इस सवाल के बाकी B, C, D, E, F, G इनको आप देखें और बताएं कौन कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कारण भी बताएंगे आप। तो प्लीज डू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। ओके बेटा, तो इसमें से आपने सबने कर लिया होगा इसको सॉल्व क्वेश्चन को, तो आप आंसर बताओ कोई बच्चा इसमें से कि कौन कौन सा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा 56 नंबर के क्वेश्चन में। कोई बच्चा जो उत्तर देना चाहे 56 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। यस बी सी डी नहीं करेंगे। ओके वेरी नाइस, दिस इज गुड आंसर। बी क्यों नहीं करेगा पार्टिसिपेट? शाबाश। और सी सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और डी भी सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वेरी नाइस। देखो इधर CH2 इस पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, वैलेंसी इधर लगी हुई है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑब्वियसली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है। इधर भी CH2 प्लस है, वैलेंसी इधर लगी हुई है, यदि वैलेंसी इधर लगी होती तो हम विचार कर सकते थे इसके बारे में। यदि वैलेंसी इस जगह पे लगा देता तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो ऑब्वियसली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता, बट चूंकि वैलेंसी इधर लगी हुई थी तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके नेक्स्ट वाला जो था वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वैलेंसी यहां लगी हुई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है एक BH2 करके ऑप्शन है, तो BH2 पार्टिसिपेट कर जाएगा क्योंकि बोरॉन के पास एक p ऑर्बिटल खाली है। यदि आप देखो तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, 2 बॉन्ड इधर बने हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और एकोमोडेट कर सकता है, इसलिए BH2 रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा। लास्ट एग्जांपल जो है वो है P प्लस PH3। यदि आप देखो तो वैलेंसी P पे लगी हुई है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं,
बट क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली होता है और फास्फोरस पेंटावेलेंट हो सकता है, इसलिए ऑब्वियसली रेजोनेंस में आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है। यस, पीएच टू वाला कौन सा बेटा यहाँ पे? एफ, वो BH2 है। हाँ, सी यहाँ पे देख, देखो मैंने इसको यूं कनेक्ट कर दिया, ये वैलेंसी होगी, इसको मैं छुपा लेता हूँ, ये वैलेंसी होगी, BH2 हो गया ये। अब यदि आप ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। यदि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, इसका मतलब ये हुआ 2s2 और ये हुआ 2p1। चूंकि बोरॉन ने फिलहाल 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के इधर जाएगा, तभी 3 बॉन्ड बना सकता है बोरॉन। और इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से और एक ही फिनाइल रिंग से, तो ये 3 तो हो गए शेयर, बट ये p ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस p ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर आ सकता है। समझ में आ गया ये बात? ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये हो सकता था। वैसे ही मैंने आपको बताया यदि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और यहाँ p ऑर्बिटल भी खाली है। अगेन ये कंडीशन सही है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और यदि बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस, B H और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ यूं और यहाँ यूं। सो ऑब्वियसली देयर इज वन BH2 नेगेटिव। नाउ नेगेटिव चार्ज यदि आया तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 और ये 2 10। नेगेटिव चार्ज तो नहीं आना चाहिए। लेट मी सी इट वंस मोर, एक बार और मैं इसको बनाता हूँ। ये इधर से इधर ड्रॉ करते हैं, यदि ये इधर से इधर आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर जाएगा, और बॉन्ड यदि इधर से इधर मूव कर जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आने का मतलब यहाँ पे नेट चार्ज हुआ 1 पॉजिटिव चार्ज, और इधर ऑब्वियसली उस केस में क्योंकि रेजोनेंस के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, वरना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर कभी भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। और जस्ट पुट देन अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग, बट यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन में नहीं लिखूंगा इसके ऊपर। वो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 ही आएगा। मतलब यदि 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 8 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जस्ट पुट अ नेगेटिव चार्ज, डोंट पुट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इज बीन पुट ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा आ गया है, दैट इज बीन शेयर्ड। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसका ड्रॉ हो जाएगा, बट इट विल पार्टिसिपेट इनटू द रेजोनेंस क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल वेकेंट है, खाली है, देयरफॉर इट कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। नाउ इसके बाद वाला क्वेश्चन 56 आपने किया, अभी 57 क्वेश्चन देखें और तुरंत मेरे को बताएं इसमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इंडिकेटर्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। जो जो लोन पेयर इंडिकेट किया है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तुरंत बोलो। आई होप
आ गया होगा आपका आंसर। इसके फंड मैंने आपको बताए पहले कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और कौन सा नहीं होगा। कोई बच्चा जो उत्तर देना चाहे इसका आंसर मत देखिएगा, विथ रीजन आप उत्तर दें। ओके, बी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, देन डी नहीं है, ई नहीं है। ओके, आंसर इज करेक्ट। बी के इन्वॉल्व नहीं होने का कारण क्या है? बेटा sp2 है वो, sp3 नहीं है। डबल बॉन्ड सेट है, दिस इज क्वाइट नाइस, डबल बॉन्ड सेट है। ऑल्दो वो sp2 है बेटा, sp3 नहीं है। आप देखो दो लोन पेयर है उसके ऊपर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एटम का डायरेक्ट अटैचमेंट डबल बॉन्ड से होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यदि आप केमिकल बॉन्डिंग पे जाके सोचो और आपको पुराने कंसेप्ट कुछ याद हो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे, sp2 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 और एक होगा प्योर p। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना है, इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल तो ऑलरेडी इंगेज्ड है किसमें? पाई बॉन्ड बनाने में। मतलब लोन पेयर कहां पे होगा? लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा, जो कि p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और परपेंडिकुलर प्लेन से लोन पेयर मूव नहीं करेगा p ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए वो वाला लोन पेयर आगे नहीं जाएगा। जिन बच्चों को ये बॉन्डिंग का कंसेप्ट याद नहीं है हाइब्रिडाइजेशन वाला, वो बच्चे अभी फिलहाल जो है उसको डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब भी कोई एटम, ये बात मैंने आपको कई बार बोली है, उस पर डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसका लोन पेयर आगे मूव नहीं कर सकता है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही था, और सेम रीजन आप डी के लिए दे सकते थे ये वाला। और जहां तक ई का सवाल है, ई का रीजन था यस, दोनों तरफ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज था। ई के अंदर यदि आप देखते हो तो ई में दोनों तरफ जो लोन पेयर के दोनों तरफ जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। तो ऑब्वियसली ये ना तो इस दिशा में मूव कर सकता है और ना लोन पेयर इस दिशा में मूव कर सकता है, बिकॉज बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो 57 नंबर का क्वेश्चन तो आसान था एक्चुअली। आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, और अगेन वो रेजोनेंस के सूटेबल ग्रुप्स को लेकर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करें आप। यदि आपने कर लिया तो आप बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद अदर सूटेबल ग्रुप? कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ओके बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ये सी ग्रुप दिया हुआ है, तो आप बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया करो। उन्होंने पूछा COH ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम COH ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दो। तुमने जोड़ दिया तो ये इधर मूव हो जाएगा और ये इधर मूव हो जाएगा, -m इफेक्ट दिखाता है COH, तो ऑब्वियसली -m इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। यदि आप नेक्स्ट देखो तो NO2 दिया हुआ है, NO2 में -m ग्रुप है, तो वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा। यदि आप C की बात करो तो वहां भी O लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, CH3 लगा हुआ है, ये +m ग्रुप है, ये अंदर मूव हो जाएगा। यदि आप उससे नेक्स्ट देखो, ऐसा है, ये इधर से इधर मूव करेगा तो ये इधर से इधर मूव कर जाएगा, ये भी -m ग्रुप है। CHO अगेन -m ग्रुप है, NH CO CH3 +m ग्रुप है। यदि CONH, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर
मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, कौन सा वाला मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, सारे क्वेश्चन 31 डिस्कस कर दिया एक्चुअली। हाँ, और इसमें पूछा कुछ और एक्चुअली, उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन रेजोनेंस अमंग द फॉलोइंग। तो वो आप जानते हो कि जब लोन पेयर होगा किसी एटम के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक ये है, ये और ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है NH3COCH3, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हालांकि वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो मैं आपको समझा चुका हूं कि वो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों है। मुझे जहां तक याद है मैंने आपसे बात डिस्कस की है NHC+CH3, तो ये लोन पेयर अंदर तो जाएगा बट चूंकि ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसपे डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो लोन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वीक प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में COH कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो मैंने यहाँ पे बना ही दिया। नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा था वो था कुछ यूं यूं यूं, C डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव चार्ज था, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। COCl भी सेम इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेगा। COCl देखो तो C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे तुमने रिंग बना दिया यूं बेंजीन रिंग, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, माइनस एम ग्रुप की तरह काम कर रहा है। यदि आप NH3 पॉजिटिव देखो तो NH3 पॉजिटिव जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप बेंजीन रिंग के साथ मान लो NH3 पॉजिटिव को लगा देते हो तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्वियस सी बात है यहाँ आ जाएगा NH अगला पॉजिटिव दिस एंड दिस, तो ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, पेंटावेलेंट हो रहा है, नाइट्रोजन यदि पेंटावेलेंट हो रहा है तो दिस इज नॉट अ वैलिड स्ट्रक्चर, इसका मतलब NH3 पॉजिटिव जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, CS2 प्लस कर लेगा। CS2 प्लस इसलिए कर लेगा कि वो BS3 जैसे ही केस है एक तरीके से, CS2 प्लस को यदि देखो तो यहाँ है CS2 प्लस, तो ये ऊपर मूव कर जाएगा, और यदि ऊपर मूव किया तो यहाँ से इस बॉन्ड को मूव करो, ये इधर से इधर चला गया और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो CS2 प्लस भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। CS2 रेडिकल दिया हुआ है, यदि CS2 रेडिकल देखो तो CS2 रेडिकल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे, इस पे लगा दो CS2 और यहाँ लगा दिया रेडिकल, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट रेडिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये हो गया CS2 और यहाँ पे बना दो रेडिकल। बेटा जब भी रेडिकल बनते हैं तो होमोलिटिक फिजन होता है, मतलब ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये जब भी मैं यूं बनाता हूं मतलब ये डबल बॉन्ड वाला जो दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो टूट रहा है, तो ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा और ये CS2 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी पार्टिसिपेट कर सकता था इन रेजोनेंस। एक और एग्जाम्पल था यहाँ पे लास्ट G एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें कुछ इस तरीके से था कि यूं कर दो यूं कर दो यूं यूं यूं, और N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CS2 और CH3, इसके पहले आपने देखा था N पॉजिटिव था तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये करेगा क्यों, क्योंकि जब ये इधर से इधर मूव होगा तो ये इधर से इधर मूव हो जाएंगे, तो ऐसा हुआ तो उस केस में अब जो है नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होगा क्योंकि इधर से इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ ये और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर। आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बना हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए बना हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन गया इधर से तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो सेम स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव है, और वैसे भी देखो तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज नेट चार्ज क्या था +1 और यहाँ पे नेट चार्ज क्या, यहाँ भी नेट चार्ज +1 है, तो इसलिए स्ट्रक्चर तो इसका ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ये दिया हुआ जैसे, और यहाँ पे N और पूछा है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है, तो आप इसको क्या करो अगेन बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दो, और आपने मान लो इसको बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दिया ऐसे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर यूं विड्रॉ कर सकता है, और ये यदि यूं विड्रॉ करेगा तो ये क्या करेगा बाहर की ओर यूं विड्रॉ कर लेगा, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया आराम से।
आप ये देखोगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपनी ओर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो बाहर की ओर शिफ्ट होगा तो इसका मतलब इसने कैसे बिहेव किया, इसने बिहेव किया माइनस एम ग्रुप की तरह। सो दैट वाज सिंपल। नाउ इसके अलावा विच, क्वेश्चन नंबर 33 में आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, मैं क्वेश्चन नंबर 33 आपसे डिस्कस करता हूं। आई होप आपने बना लिया होगा। नो, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन आइदर डोनेट और विड्रॉ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए कौन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यदि यहां पर आप ध्यान दें तो ये रहा बेंजीन रिंग, ये NO2 है। अब चूंकि इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर जाएगा। किसी भी सिचुएशन में NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सदैव लेगा। यदि NO देखो तो NO यदि देखेंगे तो NO के ऊपर एक्चुअली लोन पेयर है, तो उसके ऊपर यदि लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक सिचुएशन में डोनेट कर सकता है और किसी दूसरी सिचुएशन में ये, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हो सकता है कि बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करे, और यदि बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो डिपेंड करता है वो कि अलग अलग सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है। यहाँ पे जनरली लोन पेयर अंदर मूव करेगा बिकॉज लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज है और बेंजीन रिंग के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी उसको। बट किसी और सिचुएशन में आप देख सकते हो जहां पर कि आपने यूं लगाया, N हो गया डबल बॉन्ड O हो गया। अब आप यदि इस सिस्टम को ले लो तो इस सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इस सिस्टम में देखोगे तो जनरली लोन पेयर अंदर की ओर शिफ्ट करेगा। उसका कारण क्या है कि लोन पेयर की यदि अंदर की ओर शिफ्ट करता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पूरी पूरी बेंजीन रिंग के अंदर स्टेबलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग हो जाएगी उसके अंदर। इस सिस्टम के अंदर यदि आप देखो तो इस सिस्टम में लोन पेयर इस दिशा में मूव नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इस डायरेक्शन में मूव करता है तो पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन में NO जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। कभी वो प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, कभी वो माइनस M ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है। उसका कारण ये है कि नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे जुड़ा हुआ है। पर दूसरा सत्य ये भी है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और यदि लोन पेयर है तो वो किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट भी कर सकता है। मतलब वो प्लस M और माइनस M दोनों की तरह कार्य कर सकता है। इसलिए NO जो है डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप दोनों हो सकता है। इसके बाद यदि आप देखो तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड C, इसको देखोगे तो ये है CH डबल बॉन्ड CH2। तो मान लो इसको तुमने NO2 के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसके होगा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। सो इट इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा। नेक्स्ट सिचुएशन में आप CH डबल बॉन्ड CH2 OH ले लो तो क्या होगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर आ रही है। तो ये प्लस M माइनस M दोनों की तरह काम कर रहा है। मतलब एक सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये ग्रुप जो है दोनों की तरह अगेन काम कर सकता है। यदि आप नेक्स्ट देखो तो वो CHO है, पर CHO जो है सिर्फ माइनस M ग्रुप की तरह ही काम कर सकता है क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। कार्बन के ऊपर चूंकि कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सिस्टम को देगा नहीं, बल्कि उस सिस्टम से हरदम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में हालांकि हो सकता है कभी ऐसा कोई ख्याल आ जाए कि सर एक काम क्यों नहीं करते, इस बॉन्ड को इधर से इधर मूव कर दो और इस बॉन्ड को इधर से इधर मूव कर दो, और स्ट्रक्चर बन गया कुछ कुछ ऐसा, CO पॉजिटिव
डबल बॉन्ड H नेगेटिव डुक 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 डुक। दिस इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब ये नहीं बनने वाला है। कारण इसका ये है कि आपने किया क्या, आपने अगेंस्ट दी नेचर सब कुछ करवाया। आप ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर की किसकी ओर, कार्बन की ओर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ओर, और बॉन्ड पे इधर मूव कर गया। यदि आप नेचुरल टेंडेंसी देखो बॉन्ड मूवमेंट की, तो नेचुरल टेंडेंसी इस दिशा में हो ही नहीं सकती। नेचुरल टेंडेंसी पाई बॉन्ड के मूव करने की इसी दिशा में होगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑब्वियसली जो है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जनरली पॉजिटिव चार्ज यदि बियर कर रहा है और एक बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज यदि ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन जैसा हो गया, और उसके बाद वो एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दिस इज अ वेरी अनस्टेबल कंडीशन। इसका मतलब CHO कभी भी प्लस M ग्रुप की तरह काम नहीं करने वाला है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, दूसरा, सिर्फ फ्लोरीन है। और ऑक्सीजन पे एक बार पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली इन दैट केस यू वोंट से दैट कि किसी भी केस में ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बियर करने वाला है, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा और पाई बॉन्ड मूव हो जाएगा। इसके बावजूद देखो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपने लास्ट टाइम देखा था कि ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज बियर किया था, और आपने ये भी देखा था वहां पे कि वो स्टेबल स्ट्रक्चर भी था। यदि आपको याद हो तो जब मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा रहा था, बट वहां पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था और उसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा था, और जब ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज बियर किया था तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट था, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं था। यदि आप में से कुछ होशियार बच्चे भूल गए हो इस बात को, तो मैं आपको बता दूं वो ये वाला स्ट्रक्चर था। इसमें लोन पेयर इधर से इधर मूव हुआ था, और यहां पर CH3CO और यहां पॉजिटिव चार्ज आया था। यदि आप इसको ध्यान दो तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में क्या हुआ था, इस कंडीशन में इधर ऑक्टेट का कंप्लीशन था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसके कारण कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं हुआ था। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी कंप्लीट था। बट ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आने पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और नेगेटिव चार्ज कहां आया, कार्बन पे आया। नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जबकि पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दिस इज अगेन हाईली अनस्टेबल। तो इस कंडीशन को यदि मैं देखूं तो किसी भी तरीके से CHO ग्रुप जो है वो प्लस M ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। इसमें ही यदि आप देखते हो तो NH2 दिया हुआ था, NH2 जो है वो अगेन प्लस M की तरह तो काम करेगा पर माइनस M की तरह काम नहीं करेगा। इसका एक सिंपल लॉजिक आप देखें, इधर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यदि इसकी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हुई तो नाइट्रोजन का पेट फट जाएगा, नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है। नाइट्रोजन एट लास्ट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं रख सकता है, इसलिए नॉर्मली जो है वो बॉन्ड ऊपर की दिशा में मूव नहीं होगा, मतलब प्लस M अफेक्ट, मतलब माइनस M अफेक्ट नाइट्रोजन NH2 नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ प्लस M अफेक्ट दिखाएगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जरूर जो है वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आपको दिख रहा होगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, डबल बॉन्ड NH है। एक कंडीशन में लोन पेयर नीचे ट्रांसफर कर सकता है, और एक और कंडीशन में ये यदि इधर से इधर ट्रांसफर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो बॉन्ड डेंसिटी को अपनी ओर ऊपर खींच लेगा, तो ये प्लस M और माइनस M दोनों की तरह काम कर सकता है। यदि आपको ये लिटरेचर क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्लस M ग्रुप और माइनस M ग्रुप का एक अच्छा ज्ञान हो जाएगा दिमाग में।